हम सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान की जंग की तरफ आते हैं। जो इंडिया के वुज़रा हैं, जिसके अंदर उनके वज़ीर दाखिला हैं और फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ अरसा पहले अपनी फौजी छावनियों में जाना शुरू कर दिया था और वहां जाके उन्होंने पूजा पाठ भी शुरू कर दी थी और वहां पे अपने फौजियों के साथ, अपने जवानों के साथ और अपने जनरलों के साथ गुफ्तगू भी शुरू कर दी थी। जब ये गुफ्तगू स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान को अंदाजा हो गया कि इनकी जो सियासी क़यादत है वो अपनी फौज को तैयार कर रही है और आने वाले दिनों में इंडिया कोई ना कोई हरकत करेगा। तो पाकिस्तान ने साथ ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब ये तैयारी क्या थी, आगे चल के थोड़ा सा मैं पूरी डिटेल के साथ भी आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल इसके बाद इंडिया ने अपने कुछ इलाके हैं जिनके अंदर उसने एक्सरसाइज करने का ऐलान कर दिया। अभी एक्सरसाइज 30 अक्टूबर को स्टार्ट होंगी और 10 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेंगे। एक्सरसाइज कहां से स्टार्ट हो रही हैं? जो समंदर है वहां से स्टार्ट करके हरियाणा तक आ रहे हैं और ये जो एरिया है इसके दरमियान बड़े 3-4 बड़े इलाके आते हैं जो सारे पाकिस्तान के इलाके में हैं, जिसके अंदर रहम यार खान भी है, बावलपुरी है उसके बिल्कुल करीब है, जैसे कि इंडिया की तरफ से राजस्थान है, वो सारा इलाका इसके अंदर आता है। फिर इसके अंदर अहमदाबाद और गुजरात का इलाका, यानी अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट होकर ना, अगर वो समंदर को आप देखें और वहां से स्टार्ट होके राजस्थान का जो इलाका है उसके अंदर से होते हुए हरियाणा जो पंजाब है इस तक जो इंडियन आर्मीज हैं या इंडियन फौजें हैं वो यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगी और इस एक्सरसाइज के अंदर उनकी तीनों फौजें इन्वॉल्व होंगी, जिसके अंदर उनकी नेवी है, उनकी एयरफोर्स है, फिर उनकी बड़ी फौज है। ये तीनों फौजें मिलकर यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हैं। अब इस इलाके को क्यों मुंतखब किया है? इंडिया के बकौल ये पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है, यानी एक ऐसा पेट का वो हिस्सा है जो इंतहाई सॉफ्ट है और यहां से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकता है। अब ये उनका अपना ख्याल है। अब पाकिस्तान ने इसका बंदोबस्त क्या किया? पाकिस्तान ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे पाकिस्तान ने सिंध के इलाके के अंदर प्रॉपर अपने कंटोनमेंट्स बना रखे हैं। एक कंटोनमेंट जो पाकिस्तान का कोटकी के अंदर है, वहां पे फौज हर वक्त तैयार रहती है। पन्नू अकल एक दूसरा इलाका है जहां पे पाकिस्तान की फौज तैयार रहती है। इसके साथ साथ जो कराची के अंदर उनके टैंकों की जो फॉर्मेशन है, सारी जो टैंकों की पूरी डिवीजन है वो कराची में होती थी। तो पाकिस्तान ने जब देखा कि इंडिया की तरफ से ये हरकत की जा रही है तो सकरंड का एक इलाका है जो सिंध के अंदर है और ये सकरंड का इलाका जो है वो, अगर आप थोड़ा सा जाके करीब जाके आप इसको गौर से देखेंगे तो ये अंदरूनी सिंध है जो सखर के बिल्कुल करीब है और नवाबशाह और सखर के बिल्कुल करीब ये इलाका पड़ता है। सकरंड इसका नाम है। तो अपने टैक्स जो है सकरंड शिफ्ट कर दिए तो प्रॉपर वहां पे कंटोनमेंट क्रिएट किया गया, जिसका मकसद ये है कि अगर कुछ जंग हो तो फौरी तौर पे जो पाकिस्तान की वॉर मशीनरी है उसको बॉर्डर पे शिफ्ट किया जा सके। तो पाकिस्तान ने अपने तीनों कंटोनमेंट्स जो उनको एक्टिव कर लिया है, छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बुला लिया है, उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हैं। तो इस साइड पे पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। अब उस साइड पे इंडिया का ख्याल ये है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर है, पाकिस्तान का सॉफ्ट वैली है, यहां पे अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो पाकिस्तान परेशान हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने उसका बदला कैसे लिया, वो एक बड़ी दिलचस्प सी बात है, बड़ा दिलचस्प नुकता है। जो इंडिया है उसका जो सबसे सेंसिटिव इलाका है वो सिर क्रीक है। तो सिर क्रीक जो इलाका है वो जाहिर है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है उसका, और उस साइड पे हमेशा वो परेशान होता है। जब पाकिस्तान की तरफ से सिर क्रैक की तरफ अटैक किया जाता है या वहां पे कोई मोबिलाइजेशन की जाती है तो फौरन इंडिया अलर्ट हो जाता है और परेशान हो जाता है। तो पाकिस्तान नेवी ने इस इलाके के अंदर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। तो आज जो नेवी के सरबराह हैं एडमिरल नवीद अशरफ साहब, वो इंतहाई आगे तक गए, यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां तक जाके उन्होंने अपने जवानों से बात की और वहां पे उन्होंने खिताब भी किया। उसके बाद ISPR ने उनकी खबर भी रिलीज की और जो हमारे नेवल चीफ है उनका ये कहना है कि हम सिर क्रीक से लेकर जवानी तक का जो इलाका है उसके अंदर प्रॉपर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहां पे किसी किस्म की जो छेड़छाड़ है उसकी हम इजाजत नहीं देंगे। साथ ही जो हमारी नेवी है उसके अंदर 3 जदीद तरीन 2400 TD मैरीन्स शामिल कर दी गया, होरक्राफ्ट को शामिल कर दिया गया है। ये एक इंतहाई कम गहराई के इलाके में जहां पे रेत हो, जहां पे दलदली जमीन हो, जहां पे कोई और कश्ती या कोई और बोट वहां पे ये जहाज ना जा सकता हो, वहां पे भी ये कारामद होती हैं, वहां पे भी जाके ये ऑपरेशन कर सकती हैं। और इसके साथ साथ जमीन और समंदर दोनों पे बेक वक्त ये ऑपरेशन कर सकती हैं, दोनों पे बेक वक्त ये काम कर सकती हैं। तो ये तीनों भी जदीद तरीन TD 2400 जो है वो नेवी के हवाले कर दी गई हैं, जिससे पाकिस्तान की नेवी जो है पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब इंडिया क्या करना चाह रहा है? इंडिया ने जाहिर है गोवा के बम्बई के अंदर उन्होंने कुछ अर्सा पहले उनकी जो नेवी है उसने प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की। अब गोवा के अंदर उन्होंने तकरीबन 52 मील का फासला है, जो समुद्री मील होता है उसका फासला है, उसके अंदर उन्होंने नोटिस जारी करके वहां पे उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। तो वो उनकी नेवी इंप्रेशन दे रही है कि जी हमारी नेवी बिल्कुल तैयार है, वो बम्बई के अंदर से भी तैयार है, गोवा के अंदर से भी तैयार है और हम वहां से जब अपने शिप्स को फॉरवर्ड करेंगे तो पाकिस्तान वहां से ज्यादा दूर नहीं है और हम पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने इस साइड पे जो इंडिया का सॉफ्ट बॉर्डर है, सॉफ्ट वैली है, वहां पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, एक्सरसाइज स्टार्ट शुरू कर दी और वहां पे जो इंतहाई बॉर्डर के इंतहाई करीब जो मोर्चे हैं वहां तक जाके एडमिरल नवीद अशरफ साहब ने अपने जवानों के साथ खिताब भी कर लिया है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से तैयारी मुकम्मल है, इंडिया की तरफ से तैयारी मुकम्मल है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसने नोटम जारी कर दिया 28 और 29 अक्टूबर का, लिहाजा 28 और 29 अक्टूबर को पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपर सिंध के अंदर वहां पे एक्सरसाइज करेगी। तो जब पाकिस्तान की सारी आर्मी, पाकिस्तान की सारी नेवी और पाकिस्तान की जो सारी एयरफोर्स है जब वो सिंध की तरफ से एक्टिव हो गई है तो ये इंडिया को एक मैसेज है कि अगर आपने किसी किस्म की गड़बड़ की तो पाकिस्तान की तरफ से उसका ठीक ठाक किस्म का जवाब दिया जाएगा। अब अगर हालात तो देखा जाए
तो आप साथ ही जो इस्तांबुल के अंदर इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं उसको अगर आप देखें तो पहले इंडिया ने क्या किया, तालिबान को एक्टिव किया और तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर छेड़छाड़ शुरू कर दी, उससे ज्यादा बड़ी तश्कीलें यहां पे भिजवाना शुरू कर दी थी, जिसका जवाब पाकिस्तान ने बड़ा ठोक के दिया और काबुल और कंधार तक के ऊपर हमले कर दिए। और उस हमले के अंदर जो टीटीपी का एक कमांडर है गुल बहादुर, वो मारा गया। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताता जाऊं कि दो बड़े उनके कमांडर्स है टीटीपी के, गुल बहादुर है, हाफिज गुल बहादुर है, ये पूरा ग्रुप है एक, और दूसरा नूर वली खान है, नूर वली खान मसूद है। ये दोनों जो है बड़े ग्रुप्स हैं और ये दोनों ग्रुप जो हैं इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात भी हैं और ये पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अटैक्स करते जा रहे हैं। तो एक उनके वजीर हैं जो जाहिर है वफाकी वजीर हैं उनके तालिबान के, उसकी कोशिश थी कि इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ये दोनों जब पाकिस्तान के ऊपर प्रॉपर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान ज्यादा परेशान हो जाएगा और दूसरी साइड से इंडिया की तरफ से प्रेशर आएगा, इस साइड से हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, यानी तालिबान जो है वो पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर हमला करेंगे और साथ जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां जहां नूर वली मसूद का असर रसूख है और जहां हाफिज गुल बहादुर का असर रसूख है वहां से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेगा। तो तालिबान का ख्याल ये था कि जो पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर है वहां पे इंडिया एक्सरसाइज कर रहा होगा, वहां से वो प्रेशर डाल रहा होगा पाकिस्तान के ऊपर, और इस साइड से जो मगरबी सरहद है जिसके ऊपर अफगानिस्तान है तो हम इस साइड से दबाव डाल रहे होंगे और जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही होगी तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर क्रैश कर जाएगा। ये उनका ख्याल था, ये उनका आइडिया था। लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था उसने तालिबान को भी हैरान कर दिया, साथ साथ इंडिया को भी हैरान कर दिया कि ये पाकिस्तान करना क्या चाहता है, इसने इनको भी फिक्स कर दिया है, उसने इनको भी फिक्स कर दिया, जिसके अंदर जाहिर है फिर ये मसाइल पैदा होने शुरू हुए। और इस दौरान जब उनके एक वजीर ने, जो तालिबान के एक वजीर ने दोनों जो टीटीपी के बड़े कमांडर से उनको इकट्ठा करने की कोशिश की, यानी कि हाफिज गुल बहादुर को बुलाया गया और दूसरी साइड पर नूर वली मसूद को बुलाया गया कि इन दोनों के दरमियान सुलह करके इन दोनों को पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत फसाद फैला सकते हैं। पाकिस्तान को इसकी इतला आ गई। जब इतला आ गई तो पाकिस्तान ने फिर जो हाफिज गुल बहादुर है उसके ठिकाने के ऊपर हमला किया, जिसके अंदर वो जो वजीर जैसे इन दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी उसका भाई भी शामिल था। तो उस हमले में हाफिज गुल बहादुर भी मारा गया और साथ साथ जो वजीर था उसका भाई भी मारा गया, जिसका जनाजा उन्होंने खामोशी से पढ़ के इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके बाद पाकिस्तान का अगला टारगेट नूर वली मसूद था, जिसके ऊपर फौरी तौर पे फिर तालिबान ने कतर से रब्ता किया, कतर से रब्ता करके उन्होंने कहा ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पाकिस्तान को रोकें, और उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे दोहा में। ये उसकी बैकग्राउंड है। अब उसका जो दूसरा फेज है वो इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात हैं। इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग वहां पे 6 के करीब बल्कि उनके इंतहाई ताकतवर लोग जो हैं वो इस्तांबुल में बैठे हुए हैं, जिनमें उनके नायब वजीर खारजा भी हैं, फिर सराजुद्दीन हकानी साहब जो वजीर दाखिला है उनके छोटे भाई अंस हकानी भी वहां पे मौजूद है, फिर उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है वो भी वहां पे मौजूद है, तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो लोग भी वहां पे मौजूद हैं, और पाकिस्तान से इंटेलिजेंस के लोग गए हैं और साथ साथ दफ्तर खारजा के लोग गए हैं, और ये लोग जो वहां पे मौजूद हैं और साइड से कतर की साइड से भी लोग हैं, और वहां पे जो कतर के अंदर इनका जो एम्बेसडर है जो अफगानिस्तान का वो भी इस सारे सिनेरियो के अंदर वहां पे मुज़ाकरात के अंदर मौजूद है। अब तक की जो सूरत सामने आई उसमें 3 चीजें सामने आई हैं। एक तो तालिबान की तरफ से जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद की हुई है उसको बहाल कर दिया जाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है वो खत्म हो सके, क्योंकि लोगों को खुराक की किल्लत है, लोगों को अद्वियात की किल्लत है और वो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो बाहर से मशीनरी भी मंगवाई गई है, वो पाकिस्तान ने रोक लिया है, तो इससे अफगानिस्तान के अंदर बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा है, तो आप फौरी तौर पर ट्रेड जारी कर दें। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ ये जवाब दिया कि जब तक आप टीटीपी का फैसला नहीं करते उस वक्त तक पाकिस्तान ट्रेड नहीं खोलेगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का मुतालबा यह है कि आप टीटीपी जो है उसको कंट्रोल करें, और आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप खुद कंट्रोल कर लें, और जब आप खुद कंट्रोल करेंगे तो उसकी निगरानी इस्तांबुल से होगी, यानी कि जो तुर्की है उसकी तरफ से इसकी निगरानी होगी, और उनके ऑब्जर्वर जो है वो वहां पे आपके पास आके बैठेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमें मौका दें, हमें इजाजत दे दें, हम अफगानिस्तान के अंदर जहां जहां उनके ठिकाने हैं सबको खत्म करके उन सबको फारिग कर देते हैं। और अगर आप इसके लिए भी तैयार नहीं है तो फिर पाकिस्तान ने तुर्की से दरख्वास्त की है कि आप एक्टिव हो, आप आगे बढ़ें, आप इसके अंदर आए, और अगर आप कोई ऑपरेशन कर सकते हैं पाकिस्तान के बिहाफ पे तो पाकिस्तान उसके लिए भी राजी है। मुझे लगता है कि ये तुर्की का जो एलिमेंट है, जो ये ऑफर है, ये तालिबान कबूल कर लेंगे, क्योंकि इससे फिर उनकी अपनी फेस सेविंग भी हो जाएगी और पाकिस्तान जो जाहिर है उनकी सरजमीन में दाखिल होगा तो उससे भी वो बच जाएंगे। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद चंद घंटों के अंदर ही ये खबर आ जाए कि तुर्की जो है उसने अब ये सारा मामला अपने कंट्रोल में ले लिया, अब वो टीटीपी को खुद संभालेगा। पहले उनके साथ डायलॉग करने की कोशिश करेगा, अगर वो राजी होते हैं ठीक है, नहीं तो फिर तुर्की की तरफ से ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके बाद इन सबको मलियामेट करके दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा, और कतर जो है वो फुल सपोर्ट करेगा अफगानिस्तान की भी और साथ तुर्की की भी और पाकिस्तान की भी। अब देखते हैं कि अभी तक क्योंकि मामला सामने नहीं आए और कोई रिजल्ट नहीं आया, तो जब रिजल्ट सामने आता है तो फिर देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक बयान दिया और बड़ा क्लियर बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर तालिबान मामलात को सेटल नहीं करते, अगर वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की तरफ से खुली जंग है। उन्होंने कहा जी अगर अफगानिस्तान हमारे मुतालबात नहीं मानता तो फिर पाकिस्तान जंग से पीछे नहीं हटेगा, फिर हमने हर सूरत पाकिस्तान को सेव करना है। तो ये ज़ाहिर वज़ीर दिफा की तरफ से बयान है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, तो इस बयान ने बहुत कोहराम बर्पा कर दिया अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान इस बात पर भी बहुत परेशान है, लेकिन बहरहाल आज की रात बड़ी क्रिटिकल है।